नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी में अब आखिरी दौर का मतदान बचा हुआ है और पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को चुनाव होना है। अब ऐसे में आखिरी चरण को साधने के लिए सारे दिग्गजों ने काशी को सियासी अखाड़ा बना लिया है। काशी से ही सबका काम बनेगा और इसीलिए पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव ने यहां पर रोड शो किया है। राहुल, प्रियंका भी वाराणसी पहुंचे। सभी ने बाबा के दर्शन करने की होड़ मची हुई और वहीं कुल मिलाकर काशी से 7वें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों को साधने की कोशिश की गई है। काशी आखिरी चरण में जीत का सेंटर बन गया है और यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र और वाराणसी में मतदान होना है। एक तरफ जहां योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, वहीं दूसरी तरफ कभी योगी सरकार में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं ऐसे कई बाहुबली भी हैं जिनके लिए ये चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। भदोही से विजय मिश्रा चुनावी मैदान में है तो यहाँ पर जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह खुद ताल ठोक रहे हैं और वहीं जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खानदान की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खैर, एक रात बाकी है। अब इसके बाद वोटर सुबह सुबह घरों से निकलेगा और अपने अंतिम फैसले को देगा। आखिरी चरण और किस तरह से कौन आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आखिरी चरण की बात किसकी बनेगी 2022 में सरकार? 2022 का जनादेश, काशी का क्या आदेश? आखिरी लड़ाई, बनारस पर चढ़ाई। पूर्वांचल को साधने की कोशिश, किसकी सफल होगी ख्वाहिश? प्रचार का दौर खत्म, जनता किसको देगी जख्म? तो ये जनतंत्र टीवी के कुछ सवाल जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करवाती हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, सपा नेता विनय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष सपा प्रवक्ता डॉक्टर दयाराम भार्गव जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और हमेशा की तरह मैं शुरुआत करूंगी सुनील जी आपसे ही, क्योंकि शुरुआत आपसे रहती है तो कई सारे सवालों के जवाब पहले से ही साफ हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, 7वें चरण का अब मतदान बचा है और ऐसे में अब जनता किसको मतदान करने जाएगी, किसको अपना मत देगी, ये तो उसके मन में भी चल रहा है। लेकिन यहां से बिल्कुल ही साफ हो गया है क्योंकि 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब ऐसे में कुछ ना कुछ तो ये जहन में आ ही रहा होगा कि आखिर 7वें चरण में किसको बढ़त मिलेगी। अगर हम बात करें वाराणसी की तो ऐसा कहा जा रहा है कि जीत का सेंटर है, क्या कुछ कहेंगे? कोमल, पूर्वांचल की जो राजनीति है वो मुझे लगता है कि सारे चरणों से अलग हटके है। यदि हम अवध की बात करें, मध्य की बात करें, पश्चिमांचल की बात करें, वहाँ विशेष कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे निषाद पार्टी की बात करिए, चाहे अपना दल की बात करिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करिए, 4-5 और छोटे छोटे दल हैं जहां मुझे लगता है कि थोड़ा 1-1, 2-2 विधानसभाओं पर प्रभाव डालते हैं। ये जरूर जो दल मैंने गिनाए इन पर लगभग 10-15 सीटों का इनका प्रभाव रहता है। मुझे लगता है कि ये निर्णय जो चुनाव का, जो 7वें चरण का चुनाव होगा, उसमें मतदान ये निर्णय करेगा कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों का जो वहाँ स्थायित्व, जो धमक है, जिसके कारण बड़े राजनीतिक दल भी उनसे गठबंधन करने के लिए लालायित रहते हैं और अपनी पिच पर जिस तरीके से वो पूर्वांचल की धरती पर कह सकते हैं जो राजनीति करने का प्रयास जो बड़े राजनीतिक दल करते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि 2017 की अपेक्षा 2022 में जो चुनाव हो रहा है वो जो राजनीतिक दल अधिक सीटें लेने में कामयाब हो गए।
चाहे अपना दल की बात करें, चाहे निषाद पार्टी की बात करें, चाहे सो भाजपा की बात करें, इन्होंने 2017 से ज़्यादा अधिक सीटों पर लड़ रहे हैं। और वो इसलिए लड़ रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों दलों ने इनकी स्वीकार्यता को स्वीकार कर लिया। जो जनता के बीच इनकी पैठ उन्होंने स्वीकार किया। तो अब ये देखना है कि 2022 में जो 7वें चरण का चुनाव है, क्या ये राजनीतिक दल अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि 2017 में ये दल कभी किसी भाजपा के साथ थे, वो सपा के साथ हो गए हैं, सपा के साथ थे वो भाजपा के साथ हो गए हैं। और 2017 के जो मुद्दे थे, क्या ये इनके मुद्दे बदले हैं या वही मुद्दे हैं? जहां तक मैं समीक्षा कर पा रहा हूं कि मुद्दे इनके बदले हैं पार्टी के हिसाब से। तो अब जो इनके समर्थक और जो इनके वोटर हैं, क्या उसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 2017 और 2019 में इस प्रदेश के वोटर ने जो ऊपरी तवे से गठबंधन हुए उनको स्वीकार अधिकतर नहीं किया। तो वो स्थिति मुझे लग रहा है कि जो 7वें चरण का चुनाव है, क्या विकास को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जातवाद पे ही जाएंगे, कि जाति के हिसाब से ही जो राजनीतिक दलों ने कहा है कि किस किस राजनीतिक दल के किस किस जाति के तरीके से जो टिकट का वितरण हुआ है, क्या उसी हिसाब से वोटिंग होगी, ये मुझे लगता है समय बताएगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी के पास चलेंगे, सुभाषपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर दयाराम जी, पिछली बार के चुनाव देखे गए, जिस तरह से नतीजे रहे वो काफी ज्यादा प्रभावशाली थे। इस बार सपा के साथ किस तरह से देख रहे हैं 7वें चरण को? जी, का मतदान हमने आपको पहले ही बताया कि गठबंधन की सरकार बन रही है। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना जनादेश जो है जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं तो होता था कि पार्टियां चुनाव लड़ती थी, इस बार जनता चुनाव चल रही है। जनता जो चुनाव लड़ रही है, उनके मूलभूत मुद्दे हैं। वो मुद्दे ये हैं: बेरोजगारी, महंगाई, भय, भूख, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बहु बेटियों के साथ किस तरह प्रताड़ना, गरीबी, और चाइल्ड के ऊपर बच्चों का जो क्या कहते हैं कुपोषण नंबर 1। मतलब ये तमाम एक मुद्दा नहीं है। देखिए, पिछली सरकारों में कभी एक मुद्दा हुआ करता था, इस सरकार में कोमल जी मुद्दाएं अनेक हैं और चुनाव जनता लड़ रही है। जाहिर सी बात, अगर जनता चुनाव लड़ रही है, अब वो जनता चुनाव लड़ रही है सत्ता पद से, तो आप समझ सकते हो वो सत्ता पद से अगर चुनाव लड़ रही है, जनता किसको वोट करेगी? वो गठबंधन को करेगी। अब रही बात कि क्या, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि जो छोटे छोटे दल हैं पिछले के मुकाबले ज्यादा सीटें लेने के कामयाब हुए। देखिए, ये तो स्वीकार्यता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया कि छोटों दलों में वो ताकत है कि बड़े दल भी झुकने पे मजबूर हुए। यही भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, 2014 में मोदी मैजिक चला, लेकिन 2016-2017 में आने के बाद पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर अपना दल को जब लिए, छोटे दलों को, तब जाके 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का उतरा, वो सत्ता में आई। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है पिछड़ों के नाम पे, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे। पूरा चुनाव का कैंपेन जो होता है कोमल जी, वो पिछड़ा वर्सेस जो है सर्वाधिक पिछड़ा और अति पिछड़ा और इस तरह का होता है। यानी कि जो पिछली सरकार थी, पिछड़ी जातियों में जो 3 कटराई थी, उसमें 4 जातियों को लेकर के बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन्होंने हक अधिकार नहीं दिया, आप हमारे साथ आइए, हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको हक अधिकार देंगे। लेकिन उसका अंतोगत्ता निकला क्या? सिफर निकला। आप जैसे लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राजभर जी हमारी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। आज तक 3.5 साल से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो है वो योगी महाराज के डस्टबिन में पड़ा हुआ, उसको लागू क्यों नहीं किया गया कोमल जी? आप देखिए, अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाती, जिसमें 3 कैटेगराइज बने हैं। हाँ, दयाराम जी, मेरा सवाल आपसे, पिछली बार जब सुभाषपा ने 3 सीटें हासिल की थी, 7वें चरण की बात कर रही हूँ, और इस बार क्या लग रहा है सपा के साथ जाकर के इन सीटों में कोई इजाफा होगा? देखिए, मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इन सीटों में कोई इजाफा होगा? हम 19 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कोमल, बिल्कुल, देखिए 19 सीटों पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हम 19 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हम 19 में से 15 प्लस में हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको समझिए, 15 प्लस रहेंगे। और दूसरी बात, हमारे मुद्दाएं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वही मुद्दाएं आदरणीय अखिलेश के साथ में। अरे वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सत्ता में आके इन्होंने निभाया होता तो आज हम इनके साथ होते।
ये बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार बातें कर दे रहे हैं। इनके लोग कहते हैं अरे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो आप सदन में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो आपका नाम हो गया। मतलब इस तरह की ये लोग दिमागी खेलते हैं। पार्टियां जो होती दिल से खेलती हैं, यानी कि मनुष्य के दिल में क्या बसता है, और पार्टियां दिल की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी दिमाग की बात करती है, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही घुमाने का काम करती है। भार्गव साहब, सामाजिक न्याय समिति को समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया तो समर्थन वापस ले लेंगे आप? या सरकार बनती है तो? आप सरकार तो बनने दीजिए, भारतीय जनता नहीं, यह सरकार बनती है, यह सरकार बनती है। ये एक मेरी बात सुनिए, बिल्कुल, अरे हमारी बात तो सुनिए। इसका मतलब यह है कि आप भी वही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लागू किया, क्या कोई लागू नहीं करेगा? करना पड़ेगा। हमारे मुद्दे वही हैं। हम वही जानना चाह रहे थे भार्गव साहब, वही जानना चाह रहे थे हम, जो आपका स्टैंड रहा है अब तक रहा है। हमने फिर बताया आपको। नहीं, मैं आप सुन लीजिए ना, जिस तरीके से आपके नेता और आप लोग आरोप लगाते रहे, आपने कई सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ डिबेट किए हैं। आपने कहा कि वो जो ओबीसी का आरक्षण है उस पर यादवों ने हमारा आरक्षण खाया है, यादव जाति ने पूरा। और सामाजिक न्याय समिति मुझे लगता है उसी पे मांग की थी आपने, और वो मुझे लगता है रिपोर्ट तैयार भी है, लागू नहीं बीजेपी कर पाई। ये आपकी बहुत विशेष मांग थी, और मुझे लगता है इसी वजह से आपको अपने क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर जी को नेता माना था कि उन्होंने ये सही बात कही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस वजह से आपने समर्थन वापस लिया, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या मुझे लगता है कि फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में ही क्या प्रस्ताव वो पास होगा, रिपोर्ट लागू होगी क्या, या कुछ ऐसा टाइम पीरियड आप देंगे क्या सरकार को? बिल्कुल लागू होगी, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल लागू होगी। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमारे मुद्दाएं जो हम चुनाव में लड़ रहे हैं, मैं तो पूर्वांचल से कल ही रात को 12 बजे आया हूं। पिछले 15 दिन से मैं पूर्वांचल में ही था, और हमारे जो पोपलेन छपे हैं जिनपे आदरणीय नेता, मैं स्वयं अखिलेश जी के साथ मेरी बैठ के वार्ता हुई है, मैं दूसरों की बात क्यों करूं? मैं आदरणीय नेताजी की बात थोड़ी कर रहा हूं। आदरणीय नेताजी से जन जन को ये बता रहे हैं। मेरी स्वयं बात हुई आदरणीय अखिलेश यादव जी से, और इन मुद्दों पे मैंने चर्चा किया है। बोले भार्गव जी सरकार बनने दीजिए, ये मुद्दा है तो हम करेंगे ही, ये जनहित की मुद्दा है, तो क्या दिक्कत है भाई बताइए? जिसके साथ हम गठबंधन में अगर उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, वो लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास करते हैं। लेकिन भार्गव साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में गोल गोल घुमाने का भार्गव साहब इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। मेरा अनुभव कहता है ये डिबेट है, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार यदि आती भी है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होगी। नहीं, आपका विवेक है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका विवेक है ना। नहीं, विवेक नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आज की डेट और ये इसको डिबेट को रिकॉर्ड करके रखिएगा, फिर हमारी बात होगी 1 साल बाद। चलिए चंद्रेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है, इनकी भी राय ले लेते हैं। ठीक है दयाराम जी, आपके पास लौटूंगी। ये जो दावे वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई सारी चीजें कही गई हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारी है 7वें चरण के लिए, चंद्रेश जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोकहित और जनहित के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की हठधर्मी सरकार ने नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं को निराश किया है। जब हाथरस की दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पर रखकर जलाया जा रहा था, लखीमपुर के किसानों को रौदा जा रहा था, प्रियंका गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज बनी, और आज वो काम के नाम पर उन्होंने जो प्रयास किया है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग आरोप बहुत लगा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा था, अपराध बढ़ रहा था, हिंसा बढ़ रहा था, आप उस वक्त कहाँ थे? सीबीआई के डर से जो लोग चूहे की तरह दुबुक कर अपने घरों में बैठे थे, आज चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें किए। ये समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र से क्या परिचित नहीं है? यही समाजवादी पार्टी थी पिछली सरकार में लोक सेवा आयोग में घोटाले हुए। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इलाहाबाद में लाखों विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। तो इन लोगों ने लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के हक को मारने का काम किया है। 30-32 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह विकास से दूर रहा और सपा बसपा भाजपा की मिलीजुली सरकारों ने सत्ता का मलाई जरूर चाटा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास से उपेक्षित रखा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कोमल जी आपसे, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से यानी गोरखपुर से बनारस के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। एक इंडस्ट्री इन्होंने नहीं लगवाया। जीएसटी के मार के कारण बनारस और मऊ का साड़ी उद्योग, भदोही मिर्जापुर का कालीन उद्योग बर्बाद हो गया। हर साल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आता है और लाखों लोग विस्थापित आते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोरोना काल के दौरान मिसमैनेजमेंट के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशें बह रही थी, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें। चंद्रेश जी, इन शिकायतों के लिए हम जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, कोमल जी आखिरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, 2 सेकेंड बोलिए। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई भाप निकाल रहा है। हम कह रहे हैं भैया हम रोजगार निकालेंगे और रोजगार के मुद्दे पर, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर, पहले किसानों के मुद्दों को ध्यान में निकाल लीजिए जो आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होने वाले हैं। पहले वो नाम तो निकाल लीजिए, उसके बाद विकास के मुद्दे लाइएगा, उन पे बात करिएगा। कोमल जी, मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको भी मालूम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायक तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा। ये अलग बात है कि आजकल की उत्तर प्रदेश हो या भारत की राजनीति हो, वो प्रेसिडेंटशिप की तरफ मूव कर गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये चुनाव के बाद का निर्णय है। पार्टी क्या निर्णय लेती है, विधायक क्या निर्णय लेते हैं, ये बात का विषय होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर, हमारा डेमोक्रेसी प्रेसिडेंटशिप की तरफ मूव किया है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आ रहे हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और प्रियंका गांधी जी हमारी प्रमुख चेहरा है। आगे जो भी निर्णय लेना होगा वो संसदीय बोर्ड और विधानमंडल अपना तय करेगा। चलिए, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं। एक राय हम सपा नेता विनय कुमार जी की भी ले लेते हैं, फिर सारे सवाल बीजेपी प्रवक्ता जी के पास, कृष्ण मोहन जी के पास जाएंगे। विनय जी, क्या कुछ तैयारी है सपा की तरफ से, क्योंकि गठबंधन की जीत होगी ये तो पक्का कहा जा रहा है, और फिलहाल 7वें चरण को लेकर अगर हम बात करें तो पूर्वांचल और सबसे ज्यादा वाराणसी को लेकर बात करें, कितना लग रहा है वहां से जनता का समर्थन मिलेगा? जी, पहली बात तो मैं अभी सुनील कौशिक जी पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सामाजिक न्याय समिति को लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे। उसको लागू करने के कौशिक जी कोई बात नहीं है। आदरणीय राजभर जी और खुद उस गठबंधन के एक नेता है, अहम कड़ी है, सारे लोग मिल बैठ करके बात करके उसको लागू कराएंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं है। और रही बात 6ठे से 7वें चरण की, तो 6ठे चरण तक समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बहुमत के साथ बन चुकी है। हम एक नया इतिहास लिखने की तरफ अग्रसर है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो भी वादे किए थे वह पहले कैबिनेट की बैठक में ही उन वादों को पूरा किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ बोलती है, लोगों को छलती है, लेकिन हमारी जो गठबंधन की सरकार है वह जनता से किए हुए एक एक वादे पूरा करेंगे। पहले ही कैबिनेट के बैठक में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। किस तरीके से बनारस में योगी जी को किनारे रखा गया, योगी आदित्यनाथ जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे कैबिनेट को लगा दिया। नहीं, कहीं न कहीं योगी जी को किनारे करने का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 6 चरण में लुटिया डूबी है भारतीय जनता पार्टी का, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्य रहे उत्तर प्रदेश में, उसको जनता ने पसंद नहीं किया।
अब वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो उनकी बनारस की लोकसभा सीट है, अपनी पूरी कैबिनेट को उतार दिया और योगी जी को कहीं न कहीं किनारे किया। ये भारतीय जनता पार्टी के हार को बता रहा है, दर्शा रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल सपा के ऑफिस में ही खुल रहा है जाके, कुछ ऐसा लग रहा है सपा के ऑफिस में ही एग्जिट पोल खुल रहा है, लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दिया है, पूरे चरणों में देखा गया है किस तरह का जनसैलाब, किस तरीके से लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उतावले थे। यह संकेत देता है, क्योंकि देखिए जन आंदोलन, जन आक्रोश यही होता है जो सड़कों पर आता है किसी मैंने के तब भी देखा है जब और कांग्रेस किसी के महासचिव साथ। प्रियंका गांधी भी रैली करने निकलती हैं, उन्हें भी देखने के लिए एक भारी भीड़ देखी जाती है। फिलहाल मैं कृष्ण मोहन जी आपके पास आऊंगी, क्या लगता है जनता का प्यार आपको नहीं मिल रहा? 6 चरणों में लुटिया डूब गई आपकी? सुनने में भी विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप कोमल जी बहुत समय नहीं बचा है, मात्र अब से 24 घंटे बाद से आप ही अपने चैनल पर दिखाएंगे, अपना सर्वे दिखाना शुरू करेंगे कि सर्वाधिक वोट और सर्वाधिक वोट कौन लेके, तो सर्वाधिक कौन लेके जा रहा है। और ये मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी बोल रहा हूँ कि अब से 24 घंटे बाद देश के सारे चैनल दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश पूर्ववर्त की सरकार बन गई है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के समन्वय कार्यों को, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को जिस तरह से पूरी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और अच्छी और प्यार। अरे कृष्णमोहन जी अभी मत हाफिए, अभी 7वां चरण बाकी है। विनय जी, बड़े भाई मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जब से डिबेट में हो सकता है कि जो प्रवक्ता है न आ पाए, क्योंकि कल 24 घंटे के बाद से उत्तर प्रदेश की और देश की मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है ऐसा बताना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा, मधु हर्षा के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि यही ओम प्रकाश पिछले 19 वर्षों से पार्टी बनाकर घूम रहे थे, कोई दल इनको पूछ नहीं रहा था और एक विधायक जिला पंचायत तक नहीं बना पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्नेह दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने साथ लेके आई, तो ये सत्ता में आए और 5 लोग इनके विधायकों पर उन्होंने 12 राज्य मंत्री दिए, परंतु इनको वो चीजें नहीं सुहाई और ये दूसरे तरफ चले गया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उस पर काम भी कर चुकी है, रिपोर्ट भी तैयार है। हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सब पे मुझ पर चर्चा कर चुके हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार बनने के बाद से हम समाज के जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनके लिए जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो लागू करेंगे और यही उत्तर प्रदेश है। मैं आपको बता दूं, इस बीच भाजपा प्रवक्ता दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। आती हूँ आपके पास कृष्णमोहन जी, बोलिए दयाराम जी। अब तो हवा निकल चुकी है कृष्णमोहन जी, हवा निकल चुकी है। विनय जी, हवा किसकी निकली है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम भाजपा प्रवक्ता की बात सुन लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दयाराम जी बोलिए। घंटे तो और इंतजार कर लीजिए, कम से कम 24 घंटे बाद से यही टीवी चैनल जहाँ पे क्या डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट आपको तय कर देगा। बंद कराए, चुप कराए तो कुछ बोला जाए भाई। चलिए बोलिए। अरे कोमल जी इनको बंद कराए तो मैं कहूँ जी, हमारे कृष्णमोहन पांडे जी अच्छे मित्र हमारे हैं, क्या करें बेचारे, भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा। ये सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता झूठी स्थान पे आए हैं। मैं बता देता हूँ, इन्होंने जितने वादे किए थे, आप बताइए हमारे किसी वादे में ये खरे निकले? ये हमको जवाब दे दे। जब ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर बनते 3 महीने, सुनिए, राजभर समाज का उत्थान करने निकले थे, कितने राजभरों को आपने टिकट दिया दयाराम जी? आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठाकुरवाद थोड़ी कर रहे हैं भैया, हम ठाकुरवाद नहीं कर रहे भैया, कृष्णमोहन जी हम ठाकुरवाद नहीं कर रहे ना भैया।
अरे हम कृष्णमोहन जी देखिए जातिवाद करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जनता भी सब समझ रही है। चंद्रेश जी आप बोलिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं ठाकुरवाद थोड़ी कर रहे हैं भैया। जयराम जी आऊंगी आपके पास। भार्गव साहब जातिवाद की बात नहीं करते हैं। भार्गव साहब जातिवाद भार्गव जी ठाकुरों को भर्ती कर दिया जाता है, हम वो काम नहीं करेंगे। नहीं, वो काम आप नहीं करेंगे और सरकार आते ही मुझे लगता है आरक्षण खत्म करने की मांग करेंगे आप। हम वो बात नहीं करेंगे। लेकिन वो मांग पूरी होगी क्या? भार्गव साहब जाति विशेष की आप राजनीति नहीं करते, सरकार आने पर आरक्षण खत्म करने का प्रयास करेंगे, मांग करेंगे आप। चलिए नहीं, हम आरक्षण हमारा बढ़ेगा घटेगा नहीं। जातिवार जनगणना कराइए, आपको समझ में आ जाएगा। 1931 में जनगणना के बाद ओबीसी समाज की जो संख्या थी वो 52% थी। अच्छा, मुझे अब सुनिए हमारी बात। एक जात की बात। अरे भार्गव साहब बार बार दुहाई दे रहे थे कि सरकार बनने के बाद ये जो पिछला न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने का काम करेंगे। अभी इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हक को मारने का काम किया, अनुसूचित जातियों का हक मारने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कृष्णमोहन जी की बातों पर कोई विश्वास कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस चुनाव में इनका एक समर्पित दल है निषाद पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खाना फूकने की बात कहते हैं। कृष्णमोहन जी आऊंगी आपके पास। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव का शोर शुरू चुका है। इस वक्त मैं काशी में हूँ और कहा जाता है कि काशी में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। मतदाता के मन में क्या है ये भी बोलने की कोशिश करें। ये हमारे साथ नहीं बोल पाते, अच्छा है, लेकिन ये भाजपा के झूठ से दबे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लगातार सांप्रदायिकता का रंग देना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार वोट मुद्दे पर पड़े हैं, जनहित के मुद्दे पर पड़े हैं। जनता बहुत साइलेंट तरीके से वोट दी है और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 30-32 सालों की सरकारों के कार्यकलाप को देखने के बाद जनता सही निर्णय लेगी और कांग्रेस को बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर भी प्रदान करेगी। कृष्णमोहन जी बोलिए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक काम हुआ है। और यदि आप कह रहे हैं कि यदि हमने पिछड़ों का हक मारा है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता के रंग में रंगना चाहते हैं। साहब, यदि 55 लाख परिवारों को आवास देना, 1.5 करोड़ परिवारों को शौचालय देना, 15 करोड़ लोगों को अनाज देना, जीवन जीने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 44 मेडिकल कॉलेज देना, यदि ये सांप्रदायिक का परिचायक है तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। परंतु उत्तर प्रदेश को 750 चंद्रेश जी, उत्तर प्रदेश को 750 दंगों का साथ देने वाले को 1 by 1 बोल लीजिए ताकि समझ में भी आ जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 by 1 प्लीज। चंद्रेश जी, उत्तर प्रदेश को 750 दंगों का दर्द किसने झेला है तो उत्तर प्रदेश झेला है, उसको आपने दिया है। आपके सहयोग। चलिए जयराम जी की भी सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुभाष प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जयराम जी बोलिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। जयराम जी की सुन लेते हैं। चंद्रेश जी मैं आऊंगी आपके पास, सबको मौका दे दीजिए, सबको मौका दे दीजिए। आ रही हूं मैं आपके पास, बोलिए जयराम जी। कोमल जी, अभी हमारे भाजपा के दोस्त कह रहे थे कृष्णमोहन पांडे जी कि हमने ये किया, हमने वो किया। भारतीय जनता पार्टी केवल कागज पे लिखा बात देती है, धरातल पे कुछ है नहीं। हमने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ज्यादा इनके बारे में कोई नहीं जानता। हम बताते हैं आदरणीय नेता ओम प्रकाश रावत की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, पहले सुनिए। चलिए अब देखिए, कृष्णमोहन जी आपकी बात सुन ली, अब उन्हें बोल लेने दीजिए, आप बोल लेने दीजिए, वरना मुझे मजबूरन। ठीक है, चलिए हो गया, बोलिए जयराम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कैसे शुरू हुई आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर से, मुख्यमंत्री से मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं। देखिए, समस्या वो नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन थोड़ी है भाई जो लट्टे लेके खड़े हैं। हम सदन में अगर नेता आए हैं तो किसके लिए आए हैं? गांव गरीब किसान मजदूरों के हक अधिकार के लिए। उत्तर प्रदेश की सदन में छात्रवृत्ति का जब बजट ऐलान होता है तो वहां आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सदन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 7 लाख सामान्य जाति के छात्र हैं,
उनके लिए 700 करोड़ का बजट पारित किया। वहीं उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति में 25 लाख छात्र हैं पिछड़ी जाति के, उनको भी 700 करोड़ अलॉट करता है। वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। इतना बड़ा भेदभाव सामान्य जात के लिए स्वागत करते हैं भाई, सामान्य जात के लिए आप 7 लाख बच्चों को 700 करोड़ देते हैं, स्वागत है 100% सही। मेरा एक सवाल आपसे, हाँ बोलिए जी, मेरा सवाल सुन लीजिए जरा। मेरा सवाल आपसे ये, एक सवाल लेकिन ठीक, आज के वक्त में आप ओबीसी का बड़ा नेता किसे मानते हैं, अखिलेश यादव या ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर को। चलिए, सच्चाई आपके सामने आई। नहीं, ये तो विनय कुमार यादव बताएंगे कि क्या दयाराम भार्गव जी की बात से विनय जी सहमत हैं कि नहीं? विनय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप सहमत हैं? आपने तो फंसा दिया कोमल जी विनय जी को। चलिए आप जवाब दीजिए, फंसा दिया क्या? ये तो सवाल है, जनता भी चाहिए, स्पष्ट सवाल है और जवाब भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से दे दिया। अब आप बताइए। विनय जी इस बात का जवाब नहीं देंगे, ये मुझे पता है। कृष्ण मोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा, अभी मुझे विनय जी से जवाब लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी उनकी पार्टी के नेता है। प्रकाश राजभर जी उनकी पार्टी के नेता है, उनके पार्टी के वो सबसे बड़े चेहरे हैं। हम और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है, हमारे नेता वही है, सबसे बड़े चेहरे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तो फिर ये कैसा गठबंधन हुआ जब आपके मत ही नहीं मिल रहे? मोहन जी बता रहे थे कि बात तो सुन लीजिए। अभी कृष्णमोहन जी बता रहे थे कि हमने ये दिया वो किया, ये बताते हुए इनको शर्म नहीं आ रही थी कि क्या जनता ने ये क्या सोचा था कि हमें सरकार पर निर्भर होना पड़ेगा। आपके गलत, देखिए ये तो आपने बात को ठीक है, आप इस बात से सहमत है कि ये आप बात को घुमा रहे हैं, सहमत है कि नहीं? आप नहीं, बात को मत घुमाइए, जो मुद्दा है उस पर पहले रहिए। दयाराम जी की बात से आप सहमत हैं, हाँ या नहीं, आप ये बताइए। किसके? हमारे नेता समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी आवाज कुछ साफ तरीके से आ नहीं रही क्योंकि पीछे से शोर ज्यादा हो रहा है और आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ तरीके से नहीं आ रही। गठबंधन के कोमल जी, मुख्यमंत्री के कोमल जी, आऊंगी आपके मेरी पास, बात पूरी नहीं हो दयाराम जी, आऊंगी आपके पास। कोमल जी बोलिए। मेरी बात पूरी हुई कहाँ? बोलिए। बीच में कृष्णमोहन जी बात कर ले, बीच में वो कर लिए, मुझे तो पूरा कहने तो दीजिए। नहीं, मैंने विनय कुमार जी को आप ही के साथी को लिया था, वही आप ही के साथी को लिया था मैंने। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से था। मैंने कहा ना, हमने कहा ना, सामान्य जात के 7 लाख छात्रवृत्ति में 700 करोड़ देते, उसको हृदय से स्वागत करते, हमने मना नहीं किया। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में 25 लाख ओबीसी के बच्चों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 700 करोड़ रुपए दिया। ये भेदभाव कहां से तैयार होता है? कौन सी मानसिकता लाते हैं योगी आदित्यनाथ जी? जब नेता प्रकाश राजभर जी कहते हैं, पहले सुनील जी आपके पास आ जाऊंगी। दयाराम जी और विनय जी आपस में ही मेल नहीं खा पा रहे हैं। सपा और सुभाषपा का गठबंधन तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं खाता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरी बात सुनिए, देखिए दयाराम जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक राय ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनकी भी राय लेना जरूरी है, इस बात में हो जाएगा, सुन लेते हैं। बोलिए सुनील जी। नहीं, देखो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव से बड़ा ओबीसी नेता कोई था नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने पैठ बनाई, और निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि सत्ता तक पहुंचाने में मुलायम सिंह यादव जी को ओबीसी का बड़ा हाथ था। ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम वर्ग का भी उनको साथ मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा नेता यदि मुलायम सिंह जी को माना तो ओबीसी वर्ग ने माना। उसके बाद जब भाजपा को लगा कि नहीं, ओबीसी की राजनीति एक तरफा जा रही है, तो फिर कल्याण सिंह जी निकल के आते हैं, और कल्याण सिंह उसी क्षेत्र से निकल के आते हैं। वो भी बीजेपी ने उनको धीरे धीरे बढ़ाया और ओबीसी नेता के रूप में उनको भी स्थापित किया। जहाँ मुझे लगता है कि मैनपुरी, एटा और आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ बड़ा बाहुल ओबीसी का क्षेत्र माना जाता है, तो कल्याण सिंह निकल के आए। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले 1.5 दशक की बात करें हम, 1.5 दशक से कुछ क्षेत्र वाइज नेता निकल के आए हैं। और आज भी आप माना जाए कि अखिलेश यादव, अब भार्गव साहब कुछ भी कहें, अखिलेश यादव का कद
ओम प्रकाश राजभर से बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सपा के तो अभी 4 विधायक आए हुए हैं। पहली बार जब भाजपा से गठबंधन हुआ, जब भाजपा से जयराम जी उनकी भी आखिरी बात सुन लीजिए। जरूरी नहीं आप जो समझ रहे हैं, जरूरी नहीं आप जो समझ रहे हैं वही वो कहना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है आप जो समझ रहे हैं वही वो कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए मजबूरन आपको मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। जयराम जी आप सुन लीजिए, पहले सुनील जी बोलिए। ठीक है कि नहीं। अब 2017 में भाजपा से गठबंधन आता है, 4 विधायक सपा के आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि एक भी विधायक मैंने इनका विधानसभा में देखा हो। और अखिलेश यादव जी अभी से सांसद नहीं है, कई बार के सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं। और ओबीसी वर्ग का जितना मैं कह सकता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि जो समर्थन अखिलेश यादव जी को है, उसका हो सकता है कि पूर्वांचल में कुछ सीटों पर ओम प्रकाश राजभर जी का आधिपत्य हो, लेकिन ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा सबसे बड़ा ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये हो ही नहीं सकता। लोग हंसेंगे इस बात को लेकर के। हाँ, दर्जनभर सीटों पे ओम प्रकाश राजभर जी का आधिपत्य है वहां पे जो स्थिति, और वो इस चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि पहली बार ओम प्रकाश राजभर जी के 4 एमएलए भाजपा के समर्थन से आए थे। कई चुनाव इन्होंने लड़े, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी इनके चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी इनके नेता रहे हैं, तब भी मुझे लगता है कि विधानसभा में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो 7वां चरण है और जो 6वें चरण में जो कुछ सीटें इनको मिली थी, अब इनको लगेगा कि हाँ जनता ने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया। यदि हाँ जनता ने स्वीकार किया है तो आपके, मुझे लगता है, विधायक फिर 2022 के चुनाव में विधानसभा में निश्चित तौर से पहुंचेंगे। लेकिन यदि लगता है कि यदि आपके उसी स्थिति से आपको समर्थन नहीं मिल पाए, उसी हिसाब से आपको नेता नहीं माना, तो एक बार को आपको आपकी पार्टी के नेताओं को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। और दूसरा, भार्गव साहब बार बार कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति का। अखिलेश यादव जी के मुंह से मैंने एक बार भी किसी मंच से सामाजिक न्याय समिति के बारे में नहीं सुना। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो भाजपा से समर्थन वापस लिया, किसी रैली में ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की चर्चा नहीं की कि नहीं सरकार आएगी और हमने इस शर्त पर, ये ओम प्रकाश राजभर जी ने कभी नहीं कहा कि हमने इस शर्त पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है कि जिस शर्त पर हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। ये कौन बताएगा? ये भी आपको बताना पड़ेगा कि एक वजह ऐसी थी कि जहां ओबीसी की राजनीति के आधार पर, जहां 3 वर्ग में आपने बांटने की बात की 7 और 9, 11 में, वो बात आपने अखिलेश जी से गठबंधन के समय क्यों नहीं रखी कि भाजपा ने हमारी बात नहीं मानेगी, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि आप मानोगे तो हम आपके साथ जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीति का एक अच्छा अध्याय शुरू होता और पूर्वांचल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी उभर के आते और कुछ अलग, मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा कुछ कद बढ़ के होता। और जो सरकार जो किसी की आया नहीं आए, समाजवादी पार्टी की जाए तो उनका कद बढ़ता, भाजपा की भी आ जाती तो आपकी महत्ता बढ़ जाती कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके हमने कुछ न कुछ खोया है। तो ये सब बातें आनी चाहिए चुनाव के रिजल्ट के बाद। चंद्रेश कुमार जी के पास जाना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। चंद्रेश जी बोलिए। मैम, कितना आश्चर्यजनक बात है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सार्वजनिक मंच पर, मीडिया के मंच पर, कि मैं ठाकुरों का नेता हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो पिछड़ों के नेता है, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अखिलेश यादव जी पिछड़ों के नेता है। ये लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर कब सोचेंगे? ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के एक लोगों के नेता हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं एक बात याद, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। मैम, जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती थी, बसपा की सरकार होती थी, हमारी भी योगी जी आए, योगी जी बदले की भावना से काम किए, उन्होंने पिछड़े और अनुसूचित की छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। तो इस प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को जाति, धर्म और संप्रदाय के अंतर्गत बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किए हैं। ये कहीं से भी हमारे समाज और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस पर नेताओं को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आखिर उत्तर प्रदेश में टीटी का परीक्षा पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए, उत्तर प्रदेश के नौजवान सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए निकले, योगी सरकार ने उनके ऊपर लाठी बरसाई। इलाहाबाद छात्रों के कमरे में घुसकर पुलिस ने आपराधिक कृत्य किया, नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया। और यही पुलिस जब इनके निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है थाना पूछने की बात, तो खड़ा होकर मौन होकर देखती है।
तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने व्यक्तिगत कुंठित विचारधारा से ऊपर उठकर सब समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए। चुनाव में हार होता रहेगा, जीत होता रहेगा, समाज और देश रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां सुंदर राजनीति करेंगी। जब समाज और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कौन राजनीति करेगा? कितना घटिया इन लोगों ने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया है। आज प्रदेश और देश की जनता इनके विचारों को सुनकर रो रही होगी। कोई अपने आप को ठाकुरों का नेता, कोई पिछड़ों का नेता कह रहे हैं। अरे प्रदेश का नेता बनिए, प्रदेश के 23 करोड़ जनता का नेता बनिए, देश का नेता बनिए। क्या बात करते हैं आप लोग? और आगे चाहिए चंद्रेश जी फिर कांग्रेस काहे चिल्ला चिल्ला के देश में कह रही है कि पहला मुख्यमंत्री हमने दलित में पंजाब को दे दिया, यदि आप राजनीति की बात नहीं करते हैं तो? काया भूपेश बघेल जी को ओबीसी का चेहरा बड़ा करके दूसरे राज्यों में आप भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है। पूरे देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया है। हमने दलित मुख्यमंत्री देकर ये सिद्ध किया कि समाज के दबे पिछड़े और तो उसी पिच पे आप भी तो आ गए। पिछड़ों के नेता है, हम दलित के नेता है, हम ठाकुरों के नेता है, हम मुसलमानों के नेता है, हिंदुओं के नेता है। कहने का तरीका अलग है, बात वही है, आप उसी रास्ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया। 40% सीट हमने महिलाओं को दिया, इसलिए दिया कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार और अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी। उत्तराखंड में भी दे दी। राजस्थान में नहीं हो रहा, उत्तराखंड में इस तरह के कोई अपराध नहीं आते सामने। क्या इस तरह का मॉडल सिर्फ नहीं, उत्तराखंड में और पंजाब में भी आप 40% महिलाओं को टिकट देते तो मुझे लगता है कि आप भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें खैर। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया। समय के साथ हम पूरे देश में लागू करेंगे। वैसे तो हाईकमान सारे निर्णय लेते हैं, जब केंद्र में हाईकमान से निर्णय आते हैं। चंद्रेश जी, समझ में ज्यादा आएगा। मैं कृष्णमोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रेश जी आपकी बात सुन ली, कृष्णमोहन जी की सुन लेते। कृष्णमोहन जी आराम से बात रखिए अपनी, सुन रहे, आपको वक्त दे रही हूँ। दयाराम जी मैं आपके पास आ रही हूँ कृष्णमोहन जी के बाद। कृष्णमोहन जी बोलिए। हमारे मित्र ने कहा कि योगी जी ने खुले मन से कहा वह ठाकरों के नेता है। मैं खुले करता हूँ कि एक ऐसा परिचय बता दीजिए, एक ऐसा कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि मैं ठाकुरों का नेता हूँ। ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने। परंतु आप लोग, और रही बात जातीय राजनीति की, तो कांग्रेस पर बर्बादी करिए। इस देश में जातीयता का बीज गया है तो उसका वोट कांग्रेस के ऊपर जाता है। ये सारे पहले करते हुए हम लोग करते हैं। तो जातीयता का, क्षेत्रीयता का और लोगों ने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने की राजनीति शुरू की है तो वो कांग्रेस ने की है और शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। मैं पुराने कर्मचारियों को नजर आता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री ऐसा करते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे मंच पे कहते हैं कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, 24 करोड़ जनता के लिए मेरा जीवन है। और जिस व्यक्ति का पिता का पति साथ होता है उनकी अंत्येष्टि में लगाकर उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों के बीच में जो मुख्यमंत्री घूम रहा हो, उसको यदि आप बांटते हैं तो शर्म आती है हमें इन बातों की। चलिए आपकी ओर से जो कहा जा रहा है समझ रही हूँ मैं, कार्य के प्रति निष्ठा समझ रही हूँ मैं। चलिए ठीक, आप बने रहिए। विनय जी के पास जाना चाहूंगी। विनय जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? ठीक, कृष्णमोहन जी दूसरे को वक्त दे दीजिए, मैं आपका वक्त आपको दे चुकी हूँ। ठीक है कृष्णमोहन जी, हो गया, बोलिए विनय जी। कृष्णमोहन जी की छटपटाहट और परेशानी लाजमी है, क्योंकि इन्हें पता हो चुका है कि अब ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं। और रही बात अभी जो अभी चंद्रेश जी कह रहे थे, देखिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा एक वर्ग का नहीं होता। समाजवादी पार्टी एक वर्ग की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास की राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार देने की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी महिलाओं को सम्मान देने की राजनीति करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को छलने की राजनीति करती है। एक बहुरुपया पार्टी है और जनता ने इनको पहचान लिया है। इनको जो एक दूसरे वेश में थे, जनता ने इन्हें पहचान लिया और समझ लीजिए कि सुनामी है। अभी आएगा, जब जनादेश आएगा तो आप देखेंगे कि अब की बार ये लहर नहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में एक सुनामी के रूप में चला है। जनता ने
खुल करके वोट दिया है, मुद्दों पर वोट दिया है, बेरोजगारी पर वोट दिया है, अपनी समस्याओं पर वोट दिया। अब जो पार्टी नमक के नाम पर वोट मांगने लगे, नमक खिलाया है, बताइए, जनता का ही नमक जनता को खिला रहे हो और बता रहे हो कि नमक के। अब ये स्थिति जब किसी पार्टी की आ जाए तो उस पार्टी की स्थिति। चलिए, इस बात को लेकर मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दयाराम जी आपकी टिप्पणी ले लूं। बोलिए। देखिए, अभी हमारे भाई ने जो कहा, क्या किसी जाति के ने जो दबा कुचला समाज है उसकी आवाज उठाना, उसके हक अधिकार को दिलाना, क्या वो न्याय संगत नहीं है? मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो कांग्रेस के भाई कह रहे थे अभी, अरे इन्हीं की जीती जागती नाकामी है, कहा भारतीय जनता पार्टी देश में है। इन्होंने दबे कुचले असहायों, वंचितों, गरीबों के लिए अगर काम किया होता तो आज झूठी स्थान, झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी देश जाती है। ये क्या बात करेंगे? नीतियों से भटकने वाली कांग्रेस आज बात कर रही ओम प्रकाश राजभर से। जब लखनऊ के सदन में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए ओम प्रकाश राजभर सदन में चिल्ला रहे थे, तो कांग्रेस के हमारे विधायक और साथी कहां थे? बसपा के साथी कहां थे? भाजपा के साथी कहां थे? हमें जानना चाहते हैं। एक भी पिछड़ा समाज की जो विधायक है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाया उसी लखनऊ के सदन में। और उसी सदन में चलिए, आप बीच में कौन बोल रहा है? ठीक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगी। ये बात लेकर बुलवा लीजिए, इन लोगों से बुलवा लीजिए। अभी मैं बताता हूँ, यही देख लीजिए, बलिया में पाल समाज की हत्या होती है, सरकार के सह में हत्या होती है, और सरकार के तंत्र और विधायक जिसकी हत्या होती है उसके परिवार को पहचाना करके जेल में डालने का काम करते हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर आवाज बोलते हैं, यही लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा बोलते हैं। अरे किसी के हक अधिकार को न्याय दिलाने की बात अगर कोई नेता कर रहा है तो गलत क्या है? भारतीय संविधान में गलत क्या है? कौन न्याय दिलाएगा? आज उत्तर प्रदेश में चौकी थाने में चले जाइए कोमल जी, एक भी नटका नहीं मिलेगा, एक भी बिहार नहीं मिलेगा, एक भी बारी नहीं मिलेगा। ठीक है दयाराम, एक भी जो है आपको मंत्री नहीं मिलेगा, एक भी चौहान नहीं मिलेगा, राजभर नहीं मिलेगा, पासी नहीं मिलेगा। आप हक अधिकार की बात करते हैं, आप वोट लेंगे उनका। ठीक है दयाराम जी, आपकी बात सुन ली है, क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? देखो, ये तो मुझे जहां तक मैं कहूं, विनय जी लौटूंगी मैं आपके पास, एक एक करके सबकी बात सुनते जा रहे हैं क्योंकि वक्त भी कम है और सभी की बात भी सुनना है। सुनील जी। देखो, जहां नमक और जिस तरीके से राशन देने की बात कही है, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा इसके लिए सारे राजनीतिक दल दोषी हैं जो भी सत्ता में अब तक रहे हैं। ऐसी बड़ी संख्या में यदि आपके प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जहां केवल और केवल राशन पर निर्भर थे कोरोना काल के बाद, और कोरोना की स्थिति के आसपास यदि ऐसी बड़ी संख्या मौजूद इस प्रदेश में है, तो इससे कोई भी राजनीतिक दल बच नहीं सकता, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। जो भी सत्ता में रहा है सारे दोषी हैं। कि आप बताइए, 2/3 जनता अभी तक भी 70 साल के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जहां जन अपनी राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गई सारी योजनाएं? कहाँ गया आरक्षण का लाभ? कहाँ गई इतनी विकास की योजनाएं? और जहां पूर्वांचल की आप राजनीति की बात कर रहे हैं, 8 मुख्यमंत्री इस पूर्वांचल ने दिए, और पूर्वांचल की आप स्थिति देखिए, इस पूर्वांचल ने 5 प्रधानमंत्री इस देश को दिए। और यह दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री आता है और पूर्वांचल से ही प्रधानमंत्री आता है। या तो वहां भी विकास की गंगा न बही हो तो कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात, इतने 8 मुख्यमंत्री वहां रहे पूर्वांचल में, दबदबा होता है एक मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में, और उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, ठीक है नहीं, कंटू सिंह, तमाम ऐसे लोग यदि वहां माफिया बन गए, डॉन बन गए, तो इसमें जनता जिम्मेदार है। हर राजनीति में, हर सरकार में बैठा हुआ राजनीतिक दल जिम्मेदार है। वो 1 साल, 2 साल, 5 साल की स्थिति नहीं है जो माफिया बन गए। वो दशकों से उनको राजनीति का संरक्षण प्राप्त था, कोई भी सरकार में रहा हो, सारे लोग उसके लिए दोषी हैं। कमेंट मैं सभी का ले लेती हूं। तो अब आप ये नहीं बच सकते कि इसने क्या किया कि उसने क्या किया। यदि पूर्वांचल की राजनीति की बात की जाए, जहां ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग उभर के आते हैं,
जहां अनुप्रिया पटेल जैसे लोग निकल के आते हैं, जहां संजय निषाद जैसे लोग निकल के आते हैं, ये वहां की जनता की मजबूरी रही कि इनको नेता माना। और ये बिल्कुल सही है, नेता इसलिए माना कि ये राजनीतिक दल उनका विकास नहीं कर पाए। 8-8 मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हों और पूर्वांचल की स्थिति ऐसी हो कि पूर्वांचल को आज ऐसी हे दृष्टि से देखा जाता है कि वहां की विकास की तमाम परियोजनाएं आप देखिए, रहने सहने का ढंग आप वहां का देख लीजिए सारी, और विकास की बात देखिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कोई एक राजनीतिक दल पे आप ठप्पा ठोक दें नहीं एक राजनीतिक दल है, सारे राजनीतिक दल सत्ता में रहे मेरे हिसाब से सारे के सारे दोषी हैं उसमें। चले विनय जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए सुनील जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो बुलडोजर चला कानून के नाम पे, उस पर सेंसर लगा हुआ था, उस पर सेंसर लगा हुआ, जाति और धर्म देख करके वो बुलडोजर चल रहा था। लेकिन एक विशेष समुदाय, विशेष समाज के ऊपर जो है वो बुलडोजर नहीं चला। कहीं न कहीं यह पक्षपात हुआ है, दलित शोषित वंचित के साथ यह इस सरकार ने कहीं न कहीं उसके साथ जो है अन्याय किया है। आज यही कारण है कि ये लोग सड़क पर उठ खड़े हुए हैं। जी ठीक है, चलिए दयाराम जी, आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। दयाराम जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? गांव गरीब किसान मजदूर बिल्कुल मिल रही है। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बोलिए, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। कोमल जी, मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, गांव गरीब किसान मजदूरों को आवाज उठाने का काम, गांव गरीब किसान मजदूरों का आवाज उठाने का काम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जब से उत्तर प्रदेश में किया, तो जितनी बड़ी पार्टी है सबके पेट में दर्द हो गया। आज तक आप बताइए, जिन लोगों को हक अधिकार नहीं मिलता था, आज उनकी आवाज बने ओम प्रकाश राजभर। आज ये बात तो सही है, डॉक्टर कौशिक जी ने, जो सुनील कौशिक जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं पूर्वांचल में गया था, कोमल जी, मैं 5 सेकंड लूंगा। पूर्वांचल में गया था, पूर्वांचल का एक शिवपुर विधानसभा बनारस का है, मैं गांव का नाम भी बताऊंगा। मैं गांव में गया था, आज भी उस गांव में लोग कुएं से भर के नहाने धोने का पानी का काम करते हैं, कपड़ा लत्ता धोना, कुआं है वहां पे, आज भी कुएं से लोग। और मैंने जा करके वो स्थिति देखा कोमल जी, मुझे वो देखिए, मैं ये नहीं कहता, ये बात सच्चाई है, पार्टियां जिम्मेवार है। आज उनका विकास क्यों नहीं हुआ, मैं इसी को तो कह रहा हूं कि आवाज कौन उठाएगा। अगर इन मूलभूत आवाजों को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज बनते हैं, तो बड़ी पार्टियों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथ ही कह रहे थे, अगर उनका अधिकार आज तक दिया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं आती, न प्रदेश में आती। ये जीता जागता कांग्रेस के लिए एक नुमाइंदगी है। चलिए कृष्ण मोहन जी, आपका फाइनल कमेंट। हुआ है, आप कोमल जी, आप रोज देखती हैं और रोज आप कवर कर रही है, कोई ऐसा बुलडोजर चलाया हाथियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, कंगालियों के ऊपर, और यदि उनके घर तक बुलडोजर करने से पता हुआ है तो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अपराधियों को, सरकारियों को, कंगालियों को पिछले साथ में तो समाजवादी पार्टी ने, और पिछले चुनाव के बाद से वक्त बिल्कुल भी नहीं है, वक्त बिल्कुल भी नहीं। चंद्रेश जी, आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बोलिए। चंद्रेश जी, का कहानी आता है, जो अपने ही वरदान से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी इस चुनाव में अपने ही बुलडोजर से समाज को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कल फाइनल फेस और कौन चखे सत्ता का टेस्ट, यानी जब मतदान हो जाएगा तो कुछ साफ ही जाएगा 10 मार्च को कौन आगे निकलने वाला है। बहरहाल 10 मार्च को भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे, कुछ दिन और इंतजार करना है और पता चल ही जाएगा कि यूपी में किसके सर जीत का ताज सजने जा रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।